गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में प्रैक्टिकल की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आरेख से। आरेख एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम आंकड़ों को रोचक ढंग से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसको परिभाषित करते हुए इस रूप में हम समझ सकते हैं कि आरेख वह प्रदर्शन क्रिया है जिसमें आंकड़ों को रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे दंड, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, आयत आदि आरेखों के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में अपन इसकी व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को, यानी कि आर्थिक जो आंकड़े हैं या सामाजिक जो आंकड़े हैं उनको किसी ज्यामितीय आकृतियाँ आपकी क्या हैं, त्रिभुज है, दंड है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, गोला है, इनके द्वारा हम उनको क्या करते हैं, उपयुक्त मापनी पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वो आंकड़े क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और यदि कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो जल्दी से उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्राह्य कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जो चीज़ हमें आकर्षित करती है वो हम जल्दी सीखते हैं। आरेखों का जो महत्व है ये बहुत ही आकर्षक में प्रदर्शित होने के कारण उपयोगी होते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि 1000 आरेख शब्दों के बराबर होता है, यानी कि एक आरेख 1000 शब्दों के बराबर होता है। इनके द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथ्यों का आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाता है। आरेख विभिन्न आंकड़ों को सरल और बोधगम्य बनाते हैं तथा इनके माध्यम से विभिन्न तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तथ्यों के आरेखी प्रदर्शन से समय व श्रम की बचत होती है। आरेख भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रादेशिक नियोजनकर्ता ये सभी इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए इनकी जो आरेखों की उपयोगिता है वो सार्वभौमिक है, यानी कि जो चाहे वो किसी फील्ड के लोग हों वो सब इस सब क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आरेख के कुछ तत्व होते हैं जैसे उपयुक्त विधि का चयन, यानी कि कोई भी एक मापनी पर या कोई भी एक मेथड होता है जिस पर इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उपयुक्त मापनी है, आरेख खींचना है, संकेत है, शुद्धता है और सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक किसका हम बना रहे हैं उसका उस पर शीर्षक होना चाहिए और इसके अलावा ये मितव्ययी होने चाहिए। आरेख में कुछ विशेषताएं हैं। आरेख आंकड़ों को सरल और सुबोध बनाते हैं, अधिक समय तक स्मरणीय रहते हैं। आरेखों को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कि आरेख में किस तरह का आंकड़ों का जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। समय और श्रम की भी बचत होती है। आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं, तुलना करने में सहायक होते हैं, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आरेख को देखकर ही हम उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सरल हैं, बोधगम्य होते हैं और इनकी सार्वभौमिक उपयोगिता है। अब इनको हम 3 प्रकारों में बांटा गया है इनको। एकविम आरेख। एकविम आरेख में उन आरेखों को कहते हैं जिन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार, लंबाई या ऊंचाई का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। शेष जो आरेख की विमाएँ हैं या माप हैं उनका हम अपनी इच्छा से क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो इस प्रकार जो एकविम आरेख हैं वो मापनी का चयन केवल उसकी एक लंबाई या ऊंचाई का ही हम चयन करते हैं, शेष को हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। जैसे सरल दंड आरेख है, 2 दिशा आरेख है, पिरामिड आरेख है, ये सब एकविम आरेख के क्या है, उदाहरण है। द्विविम आरेख। द्विविम आरेख में हम जो आरेख बनाते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मापनी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको हम मापने के द्वारा निकालते हैं और उसका जो दिया गया अनुपात है क्षेत्रफल के अनुपात में उस आंकड़े को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वर्ग आरेख है, आयताकार आरेख है, वृत्त आरेख है, समबाहु त्रिभुज आरेख है। ये आरेख ऐसे इसी प्रकार विभाजित वृत्ताकार आरेख है। इन आरेखों को हम जो मापनी दी गई होती है उसके आधार पर पहले उनकी लंबाई चौड़ाई निश्चित करते हैं और उसका जो क्षेत्रफल आता है
उस मूल्य को उस अनुपात में क्या करते हैं, चित्र के द्वारा, वर्ग के द्वारा, आयत के द्वारा, वृत्त आरेख द्वारा या विभाजित वृत्त आरेख द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम आरेख, त्रिविम आरेख से मतलब यहाँ पर है 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें आरेख की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापों को हम क्या करते हैं, किसी मापनी के द्वारा निश्चित करते हैं और उसका जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करते हैं और उस क्षेत्रफल के आयतन को उस आकृति के द्वारा या उस चित्र के द्वारा या ज्यामितीय जो भी आकृति है उसके द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल आपका क्या है, 3 डायमेंशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसकी तीनों डायमेंशन आपको क्या होती हैं, नज़र आती हैं। तो त्रिविम आरेख में भी जब हम उसको बनाते हैं तो उसके 3 पार्श्व यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो हमें क्या होती है, नज़र आती है। जैसे हम फुटबॉल बनाते हैं, ग्लोब को देखा होगा आपने, ग्लोब हमें 3 डायमेंशन के रूप में नज़र आता है। इसी प्रकार आपने जो आपका आप गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसकी जो गोटी होती है वो भी पासा जो होता है वो भी 3 डायमेंशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जो त्रिविम आरेख हैं उसमें हम मूल्यों को वृत्त चित्र या किसी घन के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम आरेख में घन, ब्लॉक और गोला ये चित्र हैं जिनके द्वारा हम इनको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आरेखों के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यकता, केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव, सूक्ष्म अंतर दिखाना संभव नहीं है, बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन भी संभव नहीं है, संख्यात्मक प्रदर्शन असंभव है, क्योंकि हम केवल उनको आंकड़ों को उस चित्र के द्वारा दंड है, आयत है, वर्ग है, उसमें क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। सरलतापूर्वक दुरुपयोग, निष्कर्ष निकालने का उचित साधन नहीं है, इसमें जटिल रचना विधि है। आज हम इसमें आरेखों में एकविम आरेख को प्रारंभ करेंगे और उसमें उसका जो पहला है सरल दंड आरेख, उसको इसमें बनाएंगे, किस प्रकार उसको हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है एग्जाम्पल के रूप में कि निम्न आंकड़ों के आधार पर एक सरल दंड आरेख बनाइए, जिसमें हमने आंकड़े लिए हैं। भारत के लिए भारत में लिंग अनुपात 1901 से लेकर 2001, ये आपको आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों से आपको क्या बनाना है, एक सरल दंड आरेख बनाना है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि आंकड़ों के द्वारा ही हम चित्र में प्रतीक या विधि से ज्यामितीय जो चित्र होते हैं उनके द्वारा उन आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आरेख बनाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे आंकड़े आरोही क्रम में हैं या अवरोही क्रम में हैं। नंबर 2, आंकड़े एक ही वर्ष के हैं या अलग अलग वर्ष के दिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आरेख बनाते समय ये ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आंकड़े एक ही वर्ष के दिए गए हों, ध्यान रखना, एक ही वर्ष यानी कि एक ही समय के दिए गए हों, तो आरेख बनाने से पहले उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर लेना चाहिए, व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यदि आंकड़े अलग अलग वर्षों या अलग अलग समूह के दिए गए हैं तो उन आंकड़ों को एज इट जैसे होते हैं उनको वैसे ही बनाया जाता है। जैसा कि 1901 से लेकर 2011 यहाँ पर हमको अलग अलग समय के आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम इसी रूप में क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले हम मापनी का चयन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर लिया है 10 व्यक्ति। 900 को हमने एक कॉमन मान लिया है, किंग के रूप में हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। फिर हम एक एल पैमाना लेंगे, एक OXY एल पैमाना लेंगे और उसमें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एल पैमाने का जो वर्टिकल एक्सिस है, जो लंबवत अक्ष है, उसके ऊपर हमने लिखा है 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980। आपके दिए गए वर्षों के जो आंकड़े उनमें सबसे अधिकतम जो आंकड़ा है वो 972, इसलिए हमने जो इसको पैमाना लिया है उसको 980 तक लिया है। ये जो पैमाना है वो बताएगा फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जो आपका ओरिजेंटल स्केल है उसके ऊपर हमने ईयर लिए हैं, वर्ष लिए हैं।
अब इसको बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो दंड बनाएंगे उनकी जो चौड़ाई है वो आप अपनी इच्छा से क्या करते हैं, चयनित करते हैं, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। लेकिन जो दंड की ऊंचाई है वो आपकी मापने के अनुसार क्या होगी, निश्चित होगी। इसके बाद दो दंडों के बीच का जो अंतर है वो भी आप अपनी इच्छा से क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। सामान्यतः हम ये करते हैं कि दो दंडों के बीच की जो चौड़ाई है वो दंड की चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने दंड की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर रखी है तो उनके दो दंडों के बीच का जो अंतर है वो आप लगभग आधा सेंटीमीटर रखिए, जिससे कि आसानी से उनका जो अंतर है वो समझ में आ जाए। अगर हम 1 सेंटीमीटर चौड़ाई दंड की रखते हैं और उसका अंतर भी 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो चौड़ाई और दंड दोनों की जो वो है माप है वो समान हो जाएगी। ऐसे में उनमें एक जो अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप सरल दंड आरेख बनाएं तो उसमें आप जो दंड की चौड़ाई है और फिर दो दंडों के बीच का जो अंतर है वो दंड की चौड़ाई से क्या रखें, कम रखें। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे 1901 में जो लिंगानुपात है वो है 972। तो मापनी अनुसार हम क्या करेंगे, 1901 के लिए 972 तक का एक क्या बनाएंगे, दंड बनाएंगे। फिर अगला जो 1911 में जो लिंगानुपात है उसको प्रदर्शित करने के लिए दो दंडों के बीच में जगह छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो आपकी दंड की चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है दंड की तो आप अगले दंड के बीच का जो अंतर है वो आधा सेंटीमीटर क्या करेंगे, रख लेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1911 के लिए दंड की निश्चित करेंगे और उस चौड़ाई के ऊपर 19 टेबल में देखेंगे कि 1911 में लिंगानुपात कितना है, 964। तो मापनी में जो 964 है वहाँ तक के लिए हम दंड की जो ऊंचाई है उसको क्या करेंगे, निश्चित करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 1921 में फिर हम दंड की चौड़ाई, फिर उसके बीच में हम अंतर रखेंगे और फिर दंड की चौड़ाई निश्चित करेंगे। ये अपन पहले से ही कर लें तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा कि जब हमको कितने दंड बनाने हैं, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, आधा सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 सेंटीमीटर अगले वर्ष के लिए, फिर आधा से, इस तरह से हम अगर पहले से इसको डिसाइड कर लेते हैं तो हमें इसको बनाने में और क्या रहेगी, आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। 1931 में आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 950 है। तो यहाँ पर हमने मापनी के अकॉर्डिंग उसको कितना किया है, 1931 में 950। 1941 में कितना है, 945। हमने वहाँ तक कितना किया है, 945 किया है। तो इस प्रकार हम प्रत्येक वर्ष के जो आंकड़े हैं और उनका जो लिंगानुपात है मापने के अनुसार हम उनको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और प्रत्येक वर्ष के लिए दंड क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद प्रत्येक दंड के ऊपर उसका जो वर्ष है वो अंकित करेंगे, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके दिखाया भी है कि 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961। यहाँ पर ये जो चित्र है ये केवल आपको सांकेतिक है, आपको जो बनाना है बिल्कुल मापने के अकॉर्डिंग बनाना है। जो आपकी सारणी में जिस वर्ष में जितना लिंगानुपात है, मापनी में जो आपका वर्टिकल एक्स पर जो मापनी बनाई गई है उसमें उसको दंड की ऊंचाई उतनी ही क्या करनी है, दिखानी है। तो इस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल को उपयोग करते हुए सरल दंड आरेख की क्या करेंगे, रचना करेंगे। वर्टिकल स्केल पर आप जो लिंग अनुपात है यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, जैसा कि मैंने लिखा भी है, फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसके बाद जो आरेख का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो आता है कि उसका शीर्षक। मैंने लिखा है यहाँ पर सेक्स रेशो इन इंडिया 1901 से लेकर 2011, यानी कि भारत में लिंगानुपात 1901 से 2011। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो आरेख बनाया है उसमें
आपने किससे रिलेटेड आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखते हैं तो डायग्राम की जो उपयोगिता है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इस डायग्राम से क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप डायग्राम बनाएंगे उसके ऊपर उसका जो शीर्षक है, यानी कि उसके जो आंकड़े हैं, वो अवश्य उस पर क्या करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि जो आरेख हम बना रहे हैं उससे ये प्रदर्शित हो जाए कि जो आरेख नीचे बना हुआ है वो संबंधित आंकड़ों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार सरल दंड आरेख बनाने के लिए आपको कुछ मौलिक बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप एल पैमाना लेंगे, OXY, और जो आपका OY पैमाना है उस पर, यानी कि वर्टिकल जो पैमाना है, लंबवत जो पैमाना है, उस पर आप जो लिंगानुपात है उसके आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। जो भी मापनी आप निश्चित कर सकते हैं। मापनी का चयन हमेशा हम कागज़ जो हमारे पास उपलब्ध है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। जो ओरिजेंटल स्केल है उस पर हमने क्या लिया है, वर्ष लिए हैं। और दूसरी बात, जब हम दंडों को प्रदर्शित करने जाते हैं तो हमें पहले से ये निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि दंड की जो ऊंचाई है वो तो मापनी के अनुसार बनेगी, उसमें तो कोई हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दो चीज़ों के लिए हम स्वतंत्र होते हैं कि दंड की चौड़ाई और दो दंडों के बीच का अंतर। तो दंड की चौड़ाई निश्चित आप कर लीजिए। जो आप एक दंड की चौड़ाई प्रारंभ में निश्चित करते हैं से सभी दंडों के लिए वही चौड़ाई अंत तक बनी रहेगी। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में जो आपने 1 सेंटीमीटर दंड की चौड़ाई ली है, बीच में आपने 2 सेंटीमीटर कर दी, फिर लास्ट में आपने आधा सेंटीमीटर कर दी, फिर 1 से, इस तरह से नहीं। जो प्रारंभ में आपने एक दंड की चौड़ाई निश्चित की है, अंत तक सभी दंडों के लिए वही चौड़ाई क्या रहेगी, मान्य रहेगी। इसके बाद दो दंडों के बीच का अंतर भी आपको ही निश्चित करना है कि हम 1 सेंटीमीटर रखें या जो दंड की चौड़ाई अपन ने निश्चित की है उससे क्या रखें, कम। जनरली हम दंड की चौड़ाई से बीच का अंतर क्या रखते हैं, कम रखते हैं।